हेलो एवरीवन। अच्छा, अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। पता है, वैसे अगर आपको एक ब्रीफली एक आइडिया दूँ तो मीटिंग्स हमारी ना चार तरह की मीटिंग्स हो सकती हैं। एक तो होती है बोर्ड मीटिंग्स, आपने सुना होगा ना बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स किसकी होती है? मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है दैट इज बोर्ड मीटिंग। अच्छा, सेकंड मीटिंग जो हमारी होती है दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। ये सुनना मेरी बात है। पता है एनुअल जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है ना, जिसमें ऑब्वियसली बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, या मैं ऐसे बोलूं थोड़ा सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंटरैक्शन शेयर होल्डर्स के साथ कौन सी मीटिंग में होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंटरैक्शन होता है शेयर होल्डर्स के साथ। तो आप एनुअल जनरल मीटिंग को ना एक तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कह सकते हो विद शेयर होल्डर्स। यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आपस में मीटिंग हो रही है, यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेयर होल्डर्स के साथ हो रही है। वर्ड क्या लिखा हुआ है? एनुअल। एनुअल मतलब ये साल में एक बार होगी। और पता है कब होती है ये? जनरली ईयर एंड के बाद। यानी पता है, अगर मैं आपसे पूछूं 19-20 की एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी, तो वो समवेयर 20-21 में होगी। ऐसी 20-21 की 21-22 में। ठीक है, तो याद रखना एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? ईयर एंड के बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये सुनना, व्हाट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग? पता है हम एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग को ना ऐसे भी कहते हैं, ध्यान से सुनना, जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग इज अ एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग। या आप कह सकते हो दो एजीएम्स के बीच की जो जनरल मीटिंग है दैट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग। अब आप ये सोचोगे सर ये दो जनरल मीटिंग बुलाने का क्या रेलेवेंस है? मैं आपको समझाता हूं, जरा सुनना ध्यान से। ये देखो, मुझे एक बार बताओ, 18-19 18-19 फाइनेंशियल ईयर की जो जनरल मीटिंग है वो कब होगी? 19-20 में। चलो समवेयर जुलाई 19 को हो रही है। ठीक है, अब बताओ 19-20 की 19-20 की एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? 19-20 की। तो बताओ 19-20 की एनुअल जनरल मीटिंग होगी समवेयर 20-21 में, यानी सपोज जुलाई 20 को। तो मुझे एक बार बताओ दोबारा से, 18-19 की एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी? 18-19 की एनुअल जनरल मीटिंग होगी समवेयर, बताओ, जुलाई 19 में, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। और 19-20 की एनुअल जनरल मीटिंग होगी समवेयर 20-21 में, यानी जुलाई 20 में। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सुनो, तो 18-19 की जनरल मीटिंग हो रही है जुलाई 19 में, और 19-20 की जनरल मीटिंग हो रही है 20-21 में। अब सुनो, अब ना इमेजिन करो, इन दो डेट्स के बीच में समवेयर, यहां पर इन दो डेट्स के बीच में समवेयर, सपोज जैन 20 में। अब जैन 20 में ना, जैन 2020 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर शेयर होल्डर से डिस्कशन करना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, मैंने कहा इन दो डेट्स के बीच में समवेयर जैन 2020 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर से मिलना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन करना चाहते हैं। तो क्या एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी? एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग साल के दौरान नहीं बुलाई जाती है। तो बताओगे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साल के दौरान
कोई शेयर होल्डर से मीटिंग करना चाहेंगे ना, तो उन्हें बुलानी पड़ेगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, तो उन्हें जैन 2020 में एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो आप कह सकते हो दो एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच की जो मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। और रही बात क्लास मीटिंग्स की, तो क्लास मीटिंग ना बेसिकली मीटिंग्स होती है स्पेशल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स की, जैसे क्रेडिटर्स की मीटिंग्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लास मीटिंग। जब हम बात करते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स की, तो हम इक्विटी की बात करते हैं। और यहां पर क्लास मीटिंग कौन सी होगी, जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, क्रेडिटर्स को बुलाया जाएगा, स्पेशल क्लासेस ऑफ पीपल को बुलाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, क्लास मीटिंग। तो मुझे बताओ, बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग विद इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग विद इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग विच इज हेल्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। और क्लास मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ स्पेशल क्लासेस ऑफ पीपल, जैसे क्रेडिटर्स की मीटिंग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग इज नोन एज क्लास मीटिंग। अच्छा, अब सुनो, पता है हम अभी जो डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे जनरल मीटिंग के बारे में। आ जाओ, हेडिंग जनरल मीटिंग, ठीक है, ध्यान से देखना। पता क्या, बहुत सिंपल सिंपल बातें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी बातें, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पता है हम ना जनरल मीटिंग का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, उसके 3 स्टेज हैं। कितने स्टेज? 3। मीटिंग से पहले का स्टेज, मीटिंग के दौरान का स्टेज, और मीटिंग के बाद का स्टेज। ठीक है, मीटिंग से पहले के स्टेज के 2 सेक्शंस हम करेंगे, 101 और 102। मीटिंग के दौरान के हम करेंगे सेक्शन 103 से लेके 111 और 114 से लेके 117। और मीटिंग के बाद के 3 सेक्शंस हैं, 118 से लेके 120। चलो पहले हम डिस्कशन करते हैं मीटिंग से पहले का। अब सुनो, पहला कौन सा सेक्शन है? 101। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आ जाता है इस पे, देखना। नोटिस ऑफ मीटिंग, सुनो, टाइम 21 क्लियर डेज प्रायर टू जनरल मीटिंग। सुनो, पता है आपको ना सेक्शन 101 साफ साफ एक बात कहता है कि आपको जनरल मीटिंग का नोटिस जनरल मीटिंग होल्ड करने से 21 क्लियर डेज नहीं, क्लियर डेज पहले देना है। तो जनरल मीटिंग जिस दिन है उससे 21 क्लियर डेज पहले आपको नोटिस देना है। कितने डेज पहले? 21 क्लियर डेज पहले। क्लियर डेज क्या होते हैं, उसके लिए आप सेकेंड पेज देखोगे मेरा। क्लियर डेज मींस फुल और कंप्लीट डेज, दैट इज डेट ऑन विच नोटिस इज सर्व्ड, मतलब जिस दिन नोटिस दिया है, एंड डेट ऑफ मीटिंग, बोथ आर टू बी एक्सक्लूडेड। पता है क्या, सुनो एग्जांपल के तौर पे आपने शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया 7 सितंबर को, ठीक है, और मीटिंग है 29 सितंबर को, ठीक है। तो चलो मुझे काउंट करके बताओ, मुझे बताओ, उन्होंने कहा काउंट जब करोगे ना 21 क्लियर डेज को जब काउंट करोगे तो 7th जिस दिन नोटिस दिया है उसे भी काट देना, और जिस दिन मीटिंग है उसे भी काट देना। मतलब आपको काउंटिंग 8 सितंबर से करनी है 28 सितंबर तक। तो 8 सितंबर से अगर 28 सितंबर तक काउंटिंग करोगे ना तो 21 क्लियर डेज आते हैं। क्लियर मतलब
पूरे दिन कंप्लीट डेज। तो याद रखना, जिस दिन नोटिस दोगे उसको भी एक्सक्लूड करना है, और जिस दिन मीटिंग है उसको भी एक्सक्लूड करना है। इन दोनों को एक्सक्लूड करने के बाद 21 पूरे दिन होने चाहिए। और याद रखना, अ कंपनी कैन नॉट बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कर्टेल रिक्वायरमेंट ऑफ 21 क्लियर डेज। मुझे एक बात बताओ जरा, कंपनीज एक्ट बढ़ा कि आर्टिकल्स बढ़ा? ऑब्वियसली बात है कंपनीज एक्ट। और जब कंपनीज एक्ट ने कह दिया कि आपको जनरल मीटिंग का नोटिस एटलीस्ट 21 दिन पहले देना पड़ेगा, तो याद रखना आपको देना पड़ेगा। अगर मैं कल को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन डाल दूं कि 21 दिन पहले नहीं, हफ्ता भर पहले देना पड़ेगा, तो क्या उस प्रोविजन की कोई वैलिडिटी है? उस प्रोविजन की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। आप कंपनीज एक्ट के दायरे के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते, आप कंपनीज एक्ट की बात का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसी के आगे पढ़ना। अच्छा 21 डेज मैंने बताया, इसमें ना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या? सेक्शन 8 कंपनी में 21 डेज की जगह 14 डेज है, लेकिन ये 14 डेज सिर्फ उसी के लिए है who has not committed any default in furnishing of financial statements under section 137 और annual return under section 192। मतलब जिस सेक्शन 8 कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फर्निश करने में या एनुअल रिटर्न को फर्निश करने में डिफॉल्ट नहीं करा है, उसके लिए 14 डेज होगा। ठीक है, अच्छा अब ये नोटिस, और मैं बताऊं आपको ये 21 डेज पे क्वेश्चन आ जाता है आपसे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट, अब बताओ ये नोटिस किसको दिया जाएगा? जो मेंबर्स हैं उनको दिया जाएगा। अगर किसी मेंबर की डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो आपको अच्छी तरह पता है जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट के पास चली जाती है, और कोर्ट अपॉइंट करता है एक ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी। तो अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो नोटिस उसके असाइनी को दिया जाएगा, ऑडिटर्स को नोटिस दिया जाएगा जो कंपनी के ऑडिटर्स होंगे, और ऑब्वियस सी बात है कंपनी के डायरेक्टर्स को तो नोटिस जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ 5 लोग हैं जिनको नोटिस जाएगा, कौन कौन? मेंबर्स को जाएगा, अगर कोई इसी मेंबर की डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसके असाइनी को, ऑडिटर्स को जाएगा, डायरेक्टर्स को जाएगा। चलो अगली बात, कैसे जाएगा, मोड क्या होगा, नोटिस कैसे देना है? आप नोटिस बाय राइटिंग दे सकते हो। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बाय पोस्ट, चिट्ठी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें सुनना एक पॉइंट है, डीम्ड टू बी सर्व्ड एट एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर पोस्ट। अब सुनना, ये मैं जरा आपसे थोड़ी सी बात कर लूं, बात सुननी है सबने ध्यान से। मुझे बताओ ये क्लियर डेज का क्या मतलब था? फुल डेज, फुल कंप्लीट डेज, डेट ऑन विच नोटिस इज सर्व्ड, मतलब जिस दिन नोटिस आपने दिया है उसको काउंट नहीं करना है। अब यहां पर सुनो, पोस्ट के केस में क्या दिक्कत आएगी, सुनो सुनो। हमने 7 सितंबर को चिट्ठी लिखी, 7 सितंबर को चिट्ठी लिखी, 7 तारीख को पोस्ट कर दी। ठीक है, अब सुनो, अब उन्होंने कहा कि किस दिन माना जाए कि ये नोटिस सर्व हो गया। भाई 7 को तो चिट्ठी पोस्ट करी है, सर्व थोड़ा हुई। सर्व मतलब मिली कब? बात समझो जो मैं कह रहा हूं, दैट इज डेट ऑन विच नोटिस इज सर्व्ड। मतलब क्या है कि किस दिन हम ये माने कि नोटिस मिल गया, तो जिस दिन नोटिस मिलेगा ना उसको काउंट नहीं करना है। अब मुझे बताओ 7 सितंबर को तो चिट्ठी पोस्ट करी है, मिली थोड़ी ना है, तो क्या कहोगे चिट्ठी कब मिलेगी? उन्होंने ना इसके लिए एक रूल रखा हुआ है, और रूल पता क्या है? जिस दिन आपने चिट्ठी पोस्ट करी ना, वहां से
48 आवर्स। जब आपने चिट्ठी पोस्ट करी वहां से 48 आवर्स, यानी सिंपल सिंपल 2 दिन मान ले, तो 7 सितंबर को आपने चिट्ठी पोस्ट करी, यानी 9 सितंबर को माना जाएगा कि वो चिट्ठी मिल गई। अब मिली चाहे 8 को चाहे 10 को, माना जाएगा कि वो 48 घंटे बाद वो चिट्ठी मिल गई। और उन्होंने कहा जिस दिन चिट्ठी मिलेगी ना उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। और मीटिंग है 29 सितंबर को, उसको भी काउंट नहीं करना है। तो यहां पर बताओगे 10 से काउंटिंग होगी ना, 10 से काउंटिंग कब तक, 28 तक। तो ये तो कितने दिन आए, 19 दिन आए, 21 डेज नहीं है, तो इस नोटिस को वैलिड माना नहीं जाएगा। बात समझ आई सबको? तो जब पोस्ट से चिट्ठी भेजी जाती है ना, तो भेजी 7 को गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है मिली कब, और मिली माना जाएगा कि वो मिली 48 घंटे बाद, मतलब 9 सितंबर को। और जिस दिन चिट्ठी मिलती है उसको काउंट नहीं करा जाता है। तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी, 10 से काउंटिंग शुरू होगी। कब तक, 28 तक, मतलब 19 दिन। अच्छा, अब आओ, ये तो हो गया अगर चिट्ठी भेजी गई पोस्ट से। और कैसे भेजी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भेजी जा सकती है, किसी लिंक के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक लिंक के थ्रू भेजी जा सकती है, या फिर यूआरएल आप डाल सकते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, यूआरएल पे क्लिक करके आपको नोटिस मिल जाएगा। या फिर बेस्ट तरीका क्या है, ईमेल के थ्रू भेज दो। अच्छा, ईमेल में हो सकता है आप टेक्स्ट लिख के भेजो नोटिस, या हो सकता है अटैचमेंट के थ्रू आप एक ईमेल में फाइल क्या कर दो, अटैच कर दो। या तो आप क्या करो, ईमेल लिखो, या आप क्या करो, ईमेल लिखो मत, ईमेल के साथ फाइल को क्या कर दो, नोटिस को क्या कर दो, अटैच कर दो, मतलब बाय वे ऑफ अटैचमेंट भेज दो। अच्छा, अगला उसने क्या कहा है, उसने कहा है ईमेल टू बी एड्रेस्ड टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच ईमेल एज पर रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी और एज प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी। अच्छा, पता है उसने साफ साफ एक बात कही है कि ईमेल किसको भेजा जाएगा। उसने कहा ईमेल उसको भेजा जाएगा जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में, कंपनी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से एंटाइटल्ड है टू रिसीव ईमेल। मतलब सिंपल वर्ड्स में, जो कंपनी के रजिस्टर के हिसाब से मेंबर है कंपनी का, दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ईमेल। अच्छा, मेरे को बताओगे इसका क्या मतलब हुआ, और एज प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का रोल कब आता है, when shares are held in डीमैट फॉर्म। पता है क्या, जब शेयर्स डीमैट फॉर्म में होते हैं ना, तो कंपनी के पास मेंबर का रिकॉर्ड नहीं होता है, बेनिफिशियल ओनर का रिकॉर्ड नहीं होता है। कंपनी के पास तो किसका रिकॉर्ड होता है, डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी के पास किसका रिकॉर्ड होता है, इन्वेस्टर का। तो इस केस में ना, अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में, तो डिपॉजिटरी उन मेंबर्स का रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा कंपनी को, और कंपनी उन लोगों को क्या भेजेगी, ईमेल भेजेगी। फिर कंपनी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स टू रजिस्टर एंड अपडेट ईमेल एड्रेसेस एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब पता है बहुत से मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक कोई ईमेल एड्रेस कंपनी को प्रोवाइड नहीं करा है, या हो सकता है जैसे देखो यहां पर लिखा है ना, टू रजिस्टर। रजिस्टर मतलब उन्होंने अब तक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड नहीं करा है। एंड अपडेट हो सकता है किसी के ईमेल एड्रेस में चेंज आया हो। तो मुझे एक बताओ, कोई मेंबर है जिसने ईमेल एड्रेस कंपनी को प्रोवाइड नहीं करा, वो रजिस्टर करना चाहता है, तो कंपनी को उसे रजिस्टर करने का मौका देना पड़ेगा। अच्छा, कोई पर्सन है जिसके ईमेल एड्रेस में क्या आया है, चेंज, वो अपडेट करना चाहता है, अपने ईमेल एड्रेस को चेंज करना चाहता है, तो कंपनी को उसे ईमेल एड्रेस को चेंज करने का मौका देना पड़ेगा साल में एक बार एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट इन ईमेल, आपने देखा है ना, जब लेटर वगैरह बनते हैं तो सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, कंपनी का नाम, नोटिस ऑफ टाइप ऑफ मीटिंग, किस तरह की मीटिंग है, प्लेस एंड डेट ऑन विच मीटिंग इज शेड्यूल्ड, कहां पर है, किस दिन है। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय कंपनी,
टोटल नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स ईमेल्ड एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच रेसिपिएंट टू हुम नोटिस हैज बीन सेंड। तो कंपनी ना अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, कितने लोगों को हमने कितने लोगों को हमने मेल्स भेजे हैं, ठीक है, एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच रेसिपिएंट, टोटल कितने को भेजे और किस किस को भेजे, मतलब कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड भी आएगा और इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी। टोटल हमने 100 लोगों को भेजे, 100 किस किस को, ए बी सी डी ई एफ। तो एक टोटल का रिकॉर्ड भी आएगा और एक पर पर्सन रिकॉर्ड भी आएगा। कंपनी नॉट लायबल इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। ये बात बहुत सिंपल है। अब सुनो, इमेजिन करो कंपनी ने ईमेल भेजा लेकिन किसी वजह से वो ईमेल मेंबर तक नहीं पहुंचा, यानी ट्रांसमिशन में क्या हो गया, फेलियर। तो याद रखना उसके लिए कंपनी को लायबल आप नहीं मानोगे, ठीक है। अच्छा, फिर सेक्शन 101 कहता है कि कंपनी नोटिस की डिटेल अपनी वेबसाइट पे भी डालेगी, वेबसाइट ऑफ कंपनी, एंड वेबसाइट प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी डालेगी। इफ नोटिस इज सेंट इन फॉर्म ऑफ अ नॉन एडिटेबल अटैचमेंट, it should be in the form of PDF or non-editable format together with instructions for download। ठीक है, अगर आपने ईमेल किसके थ्रू भेजा है, एक अटैचमेंट के थ्रू भेजा है, तो उन्होंने साफ साफ कहा है वो अटैचमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, नॉन एडिटेबल होना चाहिए। नॉन एडिटेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबर कल को अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे एडिट ना कर पाए, उसमें चेंजेस ना कर पाए, और उसमें इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए ताकि मेंबर उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के उस नोटिस को क्या कर पाए, डाउनलोड कर पाए, ठीक है। फिर 4th पॉइंट, कंटेंट्स ऑफ नोटिस। नोटिस में क्या क्या बातें आएंगी, प्लेस, डेट, डे, आवर ऑफ जनरल मीटिंग, कहां पर है, किस दिन है, किस समय है, किस डे पे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कितने बजे है, सारी चीजें मेंशन होंगी। बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग, किस मुद्दे के बारे में डिस्कशन किया जाएगा जनरल मीटिंग में। इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू सेंड नोटिस, नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग इफ एक्सीडेंटल, नॉन डेलिबरेट ओमिशन, नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस। सुनो, सिंपल बात, सिंपल। उन्होंने एक बात बहुत क्लियर कर दी है, अगर किसी वजह से नोटिस सेंड नहीं हो पाया, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अगर एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल मतलब नॉन डिलिबरेट है, नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस है, सिंपल वर्ड्स में अगर कंपनी ने जानबूझ के, डेलिबरेटली, इंटेंशनली ये काम नहीं करा है, तो याद रखना जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स वैलिड रहेंगी। हां, लेकिन अगर कंपनी ने जानबूझ के किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेजा, डेलिबरेटली, इंटेंशनली किसी मेंबर को नोटिस नहीं भेजा, तो मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसे इनवैलिड माना जाएगा। अच्छा, 6th पॉइंट, शॉर्टर नोटिस लेस देन 21 डेज। अच्छा, मैंने वैसे आपको कहा था, वैसे एटलीस्ट आपको कितने डेज का नोटिस देना है मेंबर्स को, 21 क्लियर डेज पहले, मतलब जनरल मीटिंग जिस दिन है उससे 21 दिन पहले एटलीस्ट। इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एजीएम के केस में, एनुअल जनरल मीटिंग के केस में, अगर 95% या उससे ज्यादा मेंबर्स अपना कंसेंट दे देते हैं ना, इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड या ईमेल वगैरह के थ्रू अपना कंसेंट दे देते हैं, तो शॉर्टर नोटिस दिया जा सकता है। और ईजीएम के केस में अगर मेंबर्स होल्डिंग मोर देन इक्वल टू 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अपना कंसेंट दे देते हैं, तो भी शॉर्टर नोटिस दिया जा सकता है। मतलब एजीएम के केस में मेंबर्स का 95% है और ईजीएम के केस में पेड अप शेयर कैपिटल का 95% है, ठीक है। यह आपका कौन सा सेक्शन हो गया, सेक्शन 101। कल हम करेंगे सेक्शन 102। थैंक यू।